एरिया, एरिया को हिंदी में कहते हैं हम लोग क्षेत्रफल। इसको हम जैसे बहुत सी किताबें इसको मेंसुरेशन भी बताती हैं। मेंसुरेशन, आपको कई किताबों में मेंसुरेशन लिखा मिलेगा। मेंसुरेशन को हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति। अब मेंसुरेशन के दो भाग होते हैं, एक 2D एक 3D। यानी मेंसुरेशन जब आप कहते हो तो मेंसुरेशन में क्षेत्रफल और आयतन दोनों आ जाते हैं। मेंसुरेशन अकेले क्षेत्रफल को नहीं कह सकते और अकेले आयतन को नहीं कह सकते, इन दोनों को मिलाकर क्या कह देते हैं, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में दो भाग हैं, एक क्षेत्रफल एक आयतन। अच्छा, कुछ किताबें जैसे मैथ के कुछ राइटर्स इस चैप्टर का नाम क्षेत्रफल एवं परिमाप भी देते हैं। जैसे आपको कुछ बुक्स में इस चैप्टर का नाम मिलेगा क्षेत्रफल एवं परिमाप, किसी में मिल जाएगा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, फिर उसके अंदर मिल जाएगा क्षेत्रफल, है ना। तो सबसे जरूरी बात जो हमारे लिए है वो है इस चैप्टर का नाम। क्षेत्रफल क्या होता है? वो फल जो हमें किसी क्षेत्र में मिले? नहीं, फिर क्या होता है? आप लोग अच्छा भले ही ना पढ़ा हो पर 10th क्लास तो पास करके आए ना सब लोग। पेपर खुद ही दिए थे या किसी को हायर किया था? किसी दिलवाए थे 5-7 हजार में कि खुद ही दिए थे? कोरोना में निकल गए, है ना। दिए थे तो पढ़ा होगा। 10वीं क्लास में क्षेत्रफल था ना क्षेत्रफल? हाँ। तो क्षेत्रफल क्या होता है? चलो पूरे क्लास के लिए खुला है क्वेश्चन, जिसको आंसर करना हो हाथ खड़ा करे। पहला प्रश्न, क्षेत्रफल क्या है? कोई आंसर नहीं है ना। क्षेत्रफल क्यों है? क्या नहीं पता सर, क्यों कैसे बताएंगे? हाँ, सबसे पहली बात समझना, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया क्षेत्र उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। इंग्लिश मीडियम कौन कौन है? इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो? बाकी लोग शांत रहेंगे, है ना। किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया क्षेत्र उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। इस बात को इंग्लिश में कह सकते हो ना? हाँ या ना? हाँ, नो। द एरिया कवर्ड बाय एनी फिगर इज नोन एज इट्स एरिया। और वी कैन से कि कोई भी सब शेप दो तरीके के होते हैं, आकृति दो तरीके की होती है। एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। जैसे एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित। नियमित क्या है? जैसे त्रिभुज नियमित है, चतुर्भुज नियमित है, वृत्त नियमित है। अब मान के चलो मैं आपसे कहूं कि इस रूमाल का क्षेत्रफल क्या है। जैसे मैं इस रूमाल को यहाँ पे रख दूं, बोला इसका क्षेत्रफल बताओ, तो ये क्या है? ये त्रिभुज है, चतुर्भुज, वृत्त, क्या है ये? कुछ नहीं है। ये इरेगुलर शेप है, अनियमित आकृति है। अब रेगुलर का तो फॉर्मूला हो जाता है, पर अनियमित कैसे निकालोगे, इरेगुलर कैसे निकालोगे? तो वहां से हमें समझ में आता है जैसे कोई भी आकृति है उसने कितनी जगह घेर रखी है, यानी वो कितनी जगह को कवर किए हुए है, वहां से पता लगाते हैं कि उसका क्षेत्रफल कितना है। इस आधार पर आप लोगों का भी अपना क्षेत्रफल है, आप लोगों का भी अपना क्षेत्रफल है। आप बैठने में जितनी जगह घेरते हो वो आपका क्षेत्रफल है। अच्छा, मैंने कहा घेरते हो, ये नहीं कहा फैलते हो। कई लोग फैलते हैं, है ना। जैसे पहले बैठेंगे, फिर थोड़ी देर बैठेंगे, फिर फैलेंगे, मतलब धीरे धीरे उनका क्षेत्रफल आयतन में परिवर्तित होने लगता है ना। तो हम ऐसी आकृतियों की बात कर रहे हैं जो सॉलिड हैं, लिक्विड और गैस की बात नहीं कर रहे। क्योंकि किसी लिक्विड का एरिया आप कैसे निकालोगे? मैं कहूं जैसे एक जग में पानी है, मैं कहूं इसका क्षेत्रफल बता दो, तो उसका क्षेत्रफल कैसे बताना है? क्योंकि उसका क्षेत्रफल नहीं, उसका तो आयतन बता देंगे।
तो हम क्षेत्रफल किसका निकालते हैं? सॉलिड का, ठोस का, है ना। अगर मैं थोड़ा साइंस के एंगल से बात करूं तो क्षेत्रफल क्या है? किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया क्षेत्र। द एरिया सराउंडेड बाय एनी फिगर इज नोन एज इट्स एरिया। ये अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया। अच्छा, रिया क्या होता है? रिया नाम होता है। जैसे गर्ल्स और बॉयज। गर्ल्स, आप लोग मम्मी से पूछना अपनी से, है ना। आपकी मम्मी जो है अपनी सहेली को रिया कहती होंगी। जब वो अपने मायके जाती होंगी तो कहती होंगी, ए रिया इधर आओ, बैठ के बात करना है कुछ, या सुनो। हालांकि एरिया का मतलब वो नहीं होता है, पर मैं आपको ये इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं जिससे आप कभी इसको भूलोगे नहीं। इस वर्ड को, एरिया वर्ड को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल सब समझ में आ गया क्या है? कोई आकृति जितनी जगह घेरती है वो उसका क्षेत्रफल। तो जितनी भी आकृति आप पढ़ोगे सबका क्षेत्रफल निकालना है। चाहे समबाहु पढ़े, समद्विबाहु पढ़े, विषमबाहु, समकोण, वर्ग, आयत, समांतर, समलंब, समचतुर्भुज, वृत्त, अर्धवृत्त, सबका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब किसी का भी जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो क्षेत्रफल हमेशा जो इकाई होती है, इकाई मतलब यूनिट, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी इकाई है उसके वर्ग में आता है। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर। किसी का भी क्षेत्रफल हो हमेशा स्क्वायर में निकलता है ना, इकाई के वर्ग में निकलता है। ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा, परिमाप। अब परिमाप, परिमिति और परिधि तीनों एक ही बात है। इसको परिमाप कह लो, परिमिति कह लो या परिधि कह लो। अब ये क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। कोई भी आकृति हो, कोई भी आकृति, मान लो आपसे कहे कि आयत का परिमाप क्या है ना, और आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, या आपसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज का परिमाप बता दो, अब मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है उस समय, तो अगर मुझे ये मालूम है कि परिमाप होता क्या है तो मैं बिना फॉर्मूले के भी आंसर निकाल पाऊंगा। पर अगर परिमाप के बारे में जानकारी नहीं है और फॉर्मूला भूल गए तो गए, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो परिमाप क्या है? सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी आकृति हो, अगर उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दोगे तो वो उसका परिमाप बन जाएगा। अब यहां पर एक क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, बोला सर त्रिभुज में जोड़ देंगे, चतुर्भुज में जोड़ देंगे, पर वृत्त में कहां से जोड़ेंगे? वृत्त में तो भुजा ही नहीं है। तो तुम्हारे उस क्रॉस क्वेश्चन के लिए ही किसी गणितज्ञ ने परिधि नाम दिया है। परिधि स्पेसिफिक वृत्त के लिए ही होता है। परिधि मतलब होता है बाहर की बाउंड्री, आउटर बाउंड्री, है ना, उसको परिधि कहते हैं। तो परिमाप, परिमिति और परिधि, इसका मतलब क्या है? सभी भुजाओं का योग। आप किसी का भी परिमाप निकालें, किसी का भी, ये हमेशा इकाई में निकलेगा। जो इकाई होगी उसी में निकलेगा। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। अगर कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो सभी भुजाओं को जोड़ देना, परिमाप बन जाएगा। आप जितनी भी आकृतियां पढ़ोगे सबका परिमाप निकालना पड़ेगा, है ना। तीसरा है विकर्ण। अच्छा, विकर्ण क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। हालांकि इंग्लिश भी लिख रखी मैंने इधर, है ना। तो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश जरूर लिखें। क्यों? क्योंकि कई बार वो क्या करता है, बोला वो आपसे कहेगा आयत का डायगोनल निकालिए, आप कहोगे सिलेबस से बाहर, एक क्वेश्चन बाहर चला गया सर, है ना।
जैसे अभी नेवी का पेपर हुआ था, नेवी एमआर, तो उसने कहा संख्याओं का मोड बताइए, मोड। अब एक बंदा बोला सर पूरा पेपर अपना फंस गया, एक चला गया बाहर। कौन सा? सर मोड पूछ लिया, मोड। मैंने कहा बहुलक जानते हो? बोला हाँ सर। क्या होता है? जो बहुत बार आता है। अच्छा, उसी को मोड कहते हैं। बहुलक को ही मोड कहते हैं, मीन मीडियन मोड। बोला मैंने उसको कहा ये बात तो मैंने बोर्ड पे लिखी थी। बोला वो सर लिखी तो थी, पर मैंने हिंदी हिंदी वाला नोट कर लिया था, इंग्लिश छोड़ दिया था। तो इंग्लिश मीडियम वाला को तो वैसे ही पता है कि परिमिति मतलब पेरीमीटर। अब वो आपसे कह दे कि समबाहु त्रिभुज की पेरीमीटर बताओ, अब अगर मान लो आपको नहीं मालूम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो हम क्या कहेंगे? मतलब पता नहीं कहां से जो है एक क्वेश्चन आउट चला गया, बाकी तो पूरा सही था। तो इंग्लिश भी हमें समझ लेना है। विकर्ण का मतलब क्या है? किसी भी आकृति के अंतर्गत। ये अंतर्गत क्या होता है? अंतर्गत का मतलब होता है अंदर, अंदर, बाहर नहीं, अंदर की साइड, बीच में नहीं, अंदर। अंतर्गत खींची गई सबसे लंबी भुजा। कोई भी आकृति हो, उसके अंदर जो सबसे बड़ी भुजा आप खींचते हो, द लॉन्गेस्ट साइड ड्रॉन इंस्क्राइब्ड एनी फिगर इज नोन एज इट्स डायगोनल। मतलब किसी भी आकृति के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा है वो उसका विकर्ण होता है। तो अब आप मुझे बताइए त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? हाँ तुम बताओ, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 0। पहले बॉयज को पहला चांस। लोग कहते हैं लेडीज फर्स्ट, नहीं, बॉयज फर्स्ट। चलो बताओ। अच्छा 0 वाले कितने? पहले 0 वालों से मिलने इतने। अब 1, 2, 3। अब गर्ल्स पे आ जाते हैं। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 कितने मानते हैं इस बात को? गर्ल्स में कितने इसको एग्री कर रहे हैं कि त्रिभुज में विकर्ण होते ही नहीं? ठीक, 1, 2, 3 कुछ नहीं। अच्छा त्रिभुज में विकर्णों की संख्या होती है 0। त्रिभुज में विकर्ण होता ही नहीं है। विकर्ण की शुरुआत होती है चतुर्भुज से। अब सवाल खड़ा होता है कि क्यों नहीं होता? तो किसी भी आकृति में कितने विकर्ण होंगे ये निकालने के लिए सिद्धांत होता है। जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हो, आप वर्ग पढ़ते हो, घन पढ़ते हो, ऐसे सिद्धांत होते हैं ये। अच्छा त्रिभुज में 0, चतुर्भुज में कितने विकर्ण? चतुर्भुज में 2, पंचभुज में, हाँ पंचभुज में कितने विकर्ण? हाँ प्रियंका, कितने? 2, 5 होते हैं। षष्ठभुज में कितने विकर्ण? 9। अष्टभुज में, अष्टभुज में होते हैं 20। 10 भुज में 35। ये कैसे निकल रहे हैं? वो तो मैंने मिटा दिया, नहीं तो सबके निकल आते। ऐसे अगर आपको किसी भी आकृति में विकर्णों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो उसके लिए नियम होता है n² - 3n/2। अगर इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो n - 3/2, और इसमें n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, भुजा। अब जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं?
3 होती हैं पक्का? सोच लो, इनका मतलब ना ये तो जो है गड़बड़ मामला है। हाँ, त्रिभुज में कितनी भुजा? उसका नाम ही कह रहा है त्रिभुज। तेरे मतलब 3, भुज मतलब भुजा, तो त्रिभुज में 3 भुजा। तो यहाँ n का मान क्या रखेंगे? 3। यहाँ n का मान 3 रख के देखना तो कितने विकर्ण आएंगे? 3। 3 माइनस 3 0, तो 0 इंटू 3 0, 0 में 2 से भाग दोगे तो 0, इसलिए त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। अब चतुर्भुज, चतुर्भुज में n का मान कितना रख देंगे? 4, तो 4, 4 माइनस 3 1, 1 गुणा 4 4, 4 में 2 से भाग देंगे 2, तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण? 2। अब पंचभुज n बराबर 5 रख दो, 5, 5 माइनस 3 2, 2 पंजे 10, 10 में 2 से भाग 5, तो पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे? 5। अष्टभुज 8, 8 माइनस 3 5, तो 5 अट्ठे 40, 40 में 2 से भाग 20। 10 भुज 10, 10 माइनस 3 7, 7 धाम 70, 70 में 2 से भाग 35। अगर आपसे किसी भी आकृति के अंतर्गत विकर्णों की संख्या पूछी जाएगी तो बता पाएंगे? विकर्णों की संख्या। अच्छा, जहां विकर्ण नहीं होता, कहां नहीं होता? त्रिभुज में। विकर्ण कहां नहीं होता? त्रिभुज में। जहां विकर्ण नहीं होता वहां ऊंचाई होती है, वहां उसको हाइट कहते हैं, हाइट, ऊंचाई। तो त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है पर त्रिभुज में ऊंचाई होती है ना? अब बात कर लेते हैं कोण की। कोण, एक कोण को बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं का होना आवश्यक है? क्वेश्चन दोबारा सुनो। अच्छा, एक बात समझना आप सभी, जैसे एक तालाब होता है, एक समुद्र होता है। गर्मियों के मौसम में, भानु खड़े हो जाओ, क्या बताया मैंने? सॉरी, ये बताया था मैंने अभी अभी मैं क्या समझा रहा था? दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बैठो। जब मैं समझा रहा हूं तब एक दूसरे को ज्ञान मत दो, क्योंकि एक मैं तो आपको थोड़ी सी कड़वी है पर सच बता दूं, जिस व्यक्ति को आज तुम सिखा रहे हो बगल में बैठा के, नौकरी लगने के बाद तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा, उठाएगी। देख लेना, स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं इस बात को। नौकरी लगने के बाद तुम्हारा फोन रिसीव नहीं होगा, क्योंकि तुम बेरोजगार और वो रोजगार। पहले घर का दिया जलाओ तब बाहर। पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम मजबूत करना है, जैसे कभी क्षेत्रफल में दिक्कत आए ना। नहीं तो ये सब बताने की जरूरत क्या है? मैं सीधे शुरू कर सकता हूँ, त्रिभुज शुरू करो लिखो फॉर्मूले, चतुर्भुज शुरू करो लिखो फॉर्मूले, बोला मेरी तरफ से मेरा काम हो गया। एक पढ़ाने का तरीका एक ये भी है। अब मुझे क्या पड़ी है कि आपको एकदम गहराई तक सारी चीजें सिखाएं। अगर फिर से क्लास में ऐसा डिस्टरबेंस हुआ तो मैं ये सारी चीजें छोड़ के सीधे फॉर्मूलों पे आ जाऊंगा। मैं आपको दो चीजें समझाना चाह रहा था, एक तालाब और एक सागर, महासागर, समुद्र जिसको हम कहते हैं। गर्मियों में तालाब सूख जाता है, समुद्र सूखता है नहीं। बरसात के मौसम में तालाब में बहुत पानी होता है तो वो तालाब अपनी सीमाएं तोड़ देता है, यानी पानी जो है वो फैल जाता है इधर उधर, आसपास के खेतों तक चला जाता है, यानी उसमें बाढ़ आ जाती है। समुद्र में बाढ़ आई है आज तक? नहीं, जबकि समुद्र में सारी नदियां अपना पूरा पानी ले जाके छोड़ रही हैं। क्या फर्क है
तालाब में और समुद्र में। हाँ ज्योति, सीमाओं में रहता है, क्यों? और कोई बताओ क्या फर्क है तालाब में और समुद्र में? हाँ भानु, आकार बड़ा है, आकार नदियों का भी बड़ा होता है, उसमें भी बाढ़ आ जाती है। मैं जो शब्द सुनना चाह रहा हूं आप लोगों से, एक ही अंतर है, गहराई। एक ही अंतर है, गहराई। जिसकी गहराई ज्यादा है वो थोड़े से दुख में सूखेगा नहीं और थोड़े से सुख में उफनेगा नहीं। उसको फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सिंपल क्वेश्चन आ जाए चाहे टफ आ जाए, वो अपनी सीमा में रहेगा और आसानी से कर देगा उसको। पर कब कर पाएगा? जब उसके अंदर गहराई होगी। नहीं तो 95% लोग तालाबी हैं, समुद्र नहीं है, क्योंकि गहराई नहीं है। जब तक इन चीजों को आप इन डेप्थ जाके नहीं समझोगे तब तक फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और जो चीज आप याद करते हो उसे भूलते हो, ये सिद्धांत है। हमने कई बार याद किया, इसका विकर्ण, उसका विकर्ण, इसका परिमाप, उसका क्षेत्रफल, और सब भूल गए। मैं आपको वो तरीका सिखा रहा हूं कि कभी याद नहीं करना पड़ेगा और कभी भूलोगे भी नहीं। कैसे गहराई में किसी टॉपिक के जाते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक कोण बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं का होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 भुजाएं अगर एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तब एक कोण का निर्माण होता है, यस और नो? तो 3 भुजाओं में कितने कोण बनेंगे? जैसे 2 भुजा पे एक कोण बन रहा है, तो 3 भुजाओं पे कितने कोण बनेंगे? 3 भुजाओं पे 3 कोण बनते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 होते हैं। और 4 भुजा पे 4, यानी जितनी भुजा होती हैं उतने ही कोण बनते हैं, केवल इस बात को छोड़कर कि एक कोण बनाने के लिए 2 भुजाओं का होना आवश्यक है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180, ये तो सबने पढ़ा है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360, पंचभुज के सभी कोणों का योग, पंचभुज के सभी कोणों का योग 540, 10 भुज के सभी कोणों का योग 1440। सही है सौरभ? पता नहीं है, क्योंकि ये चीजें गहराई वाली हैं। अगर ये मालूम होंगी कभी दिक्कत आएगी नहीं। किसी भी आकृति के अंदर अगर हमें कोणों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए नियम यह है, क्या? 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अगर मैं इसमें से 2 को और बाहर निकाल दूं तो n-2 इंटू 180 डिग्री। और इसमें n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, भुजा। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 5, 3। अच्छा 3 होती। तो n का मान कितना रखेंगे? 3। 3 - 2 1, 1 गुणा 180, 180। तो त्रिभुज के कोणों का योग क्या हो गया? 180। चतुर्भुज कितनी भुजा? 4, 4 - 2 2, 2 इंटू 180 360, तो 360। पंचभुज में 5, 5 - 2 3, 3 इंटू 180 540। 10 भुज में 10, 10 - 2 8, 8 इंटू 180 18 8 144, 0 की 0 1440। अब किसी भी आकृति के अंतर्गत अगर आपको कोणों का योग निकालना हो तो निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन विकर्ण और कोण पर भी मिल जाते हैं। इसमें कितने विकर्ण हैं, उसमें कोणों का योग क्या है ना? ये चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। या फिर कई बार कोण का योग दे देगा, फिर भुजा पूछ लेगा कि एक आकृति में सभी कोणों का योग इतना है, अब इसमें भुजाएं कितनी है ये बता दो, तो इससे निकल आएगा, है ना?
तो कुल मिलाकर आपको 3 बातों पर ध्यान देना है पूरे चैप्टर में। वो 3 बातें कौन सी हैं? नंबर 1 क्षेत्रफल, नंबर 2 परिमाप और नंबर 3 विकर्ण। जितने भी चित्र हम पढ़ेंगे उन सब में 3-3 फॉर्मूले पढ़ेंगे, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं पर 3 से कम नहीं पढ़ेंगे किसी में भी। यानी सब में हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे, परिमाप पढ़ेंगे और ऊंचाई पढ़ेंगे। ऊंचाई पढ़ेंगे त्रिभुज में और विकर्ण पढ़ेंगे चतुर्भुज में। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसमें अगर कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो। ठीक है, तो आज ये थोड़ा सा परिचय हुआ क्षेत्रफल का। आज की क्लास को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे कि क्षेत्रफल में कितने सेक्शंस हैं, फिर एक एक सेक्शन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पर हम सेक्शन वाइज चलेंगे। जैसे पहले हमने त्रिभुज अगर पढ़ लिया तो त्रिभुज के सारे क्वेश्चन लगाएंगे पहले एक तरफ से ना। त्रिभुज जब पूरा हो जाएगा हमें ये क्लियर हो जाएगा कि अब त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हमसे एक भी छूटेगा नहीं। तब फिर हम आगे बढ़ेंगे चतुर्भुज में। 2-4 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर एकदम तरीके से हो जाएगा। जैसे बार बार नहीं करना पड़ेगा क्षेत्रफल आयतन क्षेत्रफल आयतन, और इसका डर खत्म हो जाएगा। इसका डर बहुत रहता है क्षेत्रफल आयतन। ज्यादातर लोग डरते हैं 2D 3D चल रहा है, बोला आप पता नहीं क्या होगा। 2D 3D में क्लास आधी हो जाती है। वैसे अगर 100 बच्चों की क्लास पढ़ा रहे हो आप, 30-40 बचेंगे, 50-60 निकल लेते हैं, क्योंकि टेंशन वाली बात है, याद करना पड़ता है। पर हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, याद नहीं करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो